नमस्कार। विकासशील भारत के लिए राजवीर सिंह सोलंकी। आपने कहावत सुनी होगी, तरकस से निकला तीर और मुंह से निकली जवान वापस नहीं आते। वापस न आने के पीछे संबंध क्या है और वापस न आने में परेशानी क्या है, या वापस न आने से हानि लाभ क्या है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम। जैसे देखिए फोटो है, ये तीर निकल रहे हैं मुंह से तीर। ये वो तीर हैं जो घाव करते हैं, और इन तीरों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत पहले एक धारा बनाई थी, और वो थी सेक्शन 124, सेक्शन आईपीसी 124A। चर्चा करेंगे इसी पर जी। राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह क्या है ये, क्यों लगाया जाता है राष्ट्रद्रोह, क्यों लगाया जाता है देशद्रोह, क्या है ये? वो इसीलिए है कि मुंह से जो तरकस से तीर निकल जाए और मुंह से जो बाण निकल जाए, आवाज़ निकल जाए, वो घाव करती है ना, यहाँ घाव करती है। सरकारें हिल जाती हैं, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगी, स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था, सबसे पहले जवान से ही था ना। नारे लगाए, लोग इकट्ठे हुए, पदयात्राएं की, जेल भरो आंदोलन किए, क्या क्या नहीं किया। तो आवाज़ में प्रमुख थी। इस आवाज़ को दबाने के लिए आलोचना न कर सकें, आलोचना सोच भी नहीं सकें किसी सरकार की या किसी नेता की, ये अंग्रेजों ने सोचा था। सोचिए, अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करने के लिए बहुत पहले ही सोच लिया था, 17वीं शताब्दी में ही। कि ये पढ़ लिख के होशियार होने लगे हैं, इनकी आवाज़ दबाने के लिए कोई सेक्शन लाना चाहिए, कोई कानून लाना चाहिए, कोई धारा लानी चाहिए। तो सेक्शन 124 यही है वो। ये आड़े रोक देता है आईपीसी 124A, मुंह बंद, तो सट कर देता है मुंह को, बोल नहीं सकते आप। अंग्रेजों ने ऐसा काम किया। देखिए किस किस पर लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, सभी बातें करेंगे हम। ये मेरे पास भी संविधान है, देखिए ये लिखित में है, ये दिखा देता हूँ आपको। पेज नंबर 51 पर धारा है 124A। ये देखिए आप, ये अंग्रेजी में लिखी है। ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये धारा है 124A, पेज नंबर 51 पर। पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है वहाँ से मैंने खरीदी है ये, और कॉस्ट भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, 700 रुपये के आसपास है। स्वतंत्रता काल की बात है, उस समय पर महात्मा गांधी और तिलक साहब पे भी लगा था। ये देखिए, इन दोनों का फोटो है। 124A लगाई थी और बंद कर दी थी। ये तो स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था, बहुत सारे लोगों पर लगा था ये राष्ट्रद्रोह। उसके बाद भी चलता रहा, इन दोनों पर भी लगा, इन चारों पर लगा। पहचानते होंगे आप इनको भी, कन्हैया कुमार, पटेल, पत्रकार दुआ, इनको मैंने पहचानता। कितनों पे लगा, कितनों पे सिद्ध हुआ, चर्चा इसमें करेंगे। अब देखिए, ये तुलना है, हमारा किसी सरकार से कोई शिकायत, गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। हमें तो तुलनात्मक बताना है कि इसे लागू होने में और वास्तविकता में कितना अंतर है। राष्ट्रद्रोही कौन है? सच्चा राष्ट्रद्रोही राष्ट्रभक्त होता है, द्रोही सच्चा नहीं होता कभी भी। सच्चा राष्ट्र प्रेमी होता है, द्रोही तो द्रोही होता है, किंतु द्रोही बना देते हैं कभी कभी। बात यह है। तो छोटा सा तुलना है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी के टाइम में 3762 केस हुए, और मोदी जी के टाइम में 7036 केस हुए। ये थे व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज हुए, और देशद्रोह के केस कितने हुए? 279519, और औसत केस कितने हुए? 62 और 78। करीब ज़्यादा अंतर नहीं है, बराबरी है, इसमें कोई वो नहीं है। बात आती है इससे कितने लोगों को पहचाना गया कि देशद्रोही हैं, तो ये राष्ट्रभक्त थे। कैसे पता चलेंगे? कितने लोगों को जेल हुई, जेल के बाद में चला गया तो धारा बनती नहीं थी, इस पर गलत धारा लगा दी, 124A गलत लगा दी। कितनों के ऊपर ऐसा हुआ है? उस समय बड़ी समस्या होती है, लोगों की जवानी चली गई। इसमें परिभाषा समझाएंगे, गद्दारी क्या होती है, राष्ट्रद्रोह क्या होता है, देशद्रोह क्या होता है, पर चर्चा कर लेते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ साथ ये चर्चा कर लेते हैं कि कितने लोगों पर अभी तक ये 24A केस दाखिल हुआ, कितनों को सजा मिली। छोटा छोटा बता देता हूँ मैं आपको। मोदी जी के राज में बात करते हैं हम, 6 साल में 559 गिरफ्तारियां हुई, 10 ही दोष साबित हुए। 559 लोगों पर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन 10 लोग ही साबित हुए कि देशद्रोही हैं। ये केस दर्ज हुए थे, 336 का एवरेज था,
गिरफ्तारी 559 की हुई थी और चार्जशीट 337 की हुई थी और 10 ही दोषी साबित हुए। 10 लोग दोषी साबित हुए मात्र, बाकी लोग रिहा कर दिए गए। बात आती है रिहा कर देना आसान है, किंतु जिसने जेल में साल 3 साल 4 साल काट लिए वो समय तो वापस नहीं आ सकता ना उसका, ये बड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं हम है क्या, इतिहास पे बात करते हैं, इसके इतिहास पे। इतिहास की बात करें हम तो ये अंग्रेजों ने 17वीं सदी में बनाया था कानून था, 17वीं सदी में, क्योंकि भारत पे उन्हें राज करना था और भारत में कोई भी उनके खिलाफ ना बोले, कोई झंडा बुलंद ना करे, इसलिए उन्होंने ये कानून लाया था, देशद्रोह का कानून। सरकार के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ और किसी वायसरॉय जो भी होते हैं उनके यहाँ, रानी के खिलाफ आवाज़ न उठा सके, विद्रोह न कर सके, इसलिए लाए थे। सॉडिस कानून की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। 19वीं सदी में जो सब जगह ब्रिटिशों के खिलाफ जो उनकी हुकूमत थी, जगह जगह उनके जो कॉलोनी थी, कॉलोनी बोलते हैं वो, उनके अगेंस्ट स्वतंत्रता के आंदोलन शुरू हुए तो आवाज़ें उठी, तो दबाने के लिए सख्त कानून लाए गए। मूल रूप से 1837 से ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस द्वारा मैकाले तैयार किया गया था। मैकाले कोई जाना जाता है, आपको पता ही होगी, शिक्षा के लिए। 1870 में यह आईपीसी में धारा में शामिल किया गया था। जेम्स स्टीफन अपराध से निपटने के लिए विशिष्ट खंड आवश्यकता महसूस हुई और इन्होंने 1870 में 1870 में आईपीसी 24 1870 I-124A धारा आईपीसी लागू कर दी थी ये 1870 में। उन्होंने क्यों की तो पता ही है, जो गांधी जी हों, बाल गंगाधर तिलक हों और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, सब पे जेल में ठूसने के लिए इस तरह की धाराओं का प्रयोग किया था उन्होंने, इसलिए बुलाए गए थे। अब ऐसे बात करते हैं कौन कौन से केस किस किस मतलब समय पे लागू किए गए। तो मेन जो जुड़े हुए हैं कि महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक साहब का तो पता ही है आपको, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन पर भी ये लागू हुआ था 1897 में। अखबार था केसरी, उसमें विरोध में, केसरी अखबार में उन्होंने लिखा था, लेख के विरोध में उन पर लागू किया गया था। अखबार न्यूज़पेपर था उनका, केसरी पेपर उनका था। उसके बाद बहुत सारे हुए कि मोटा मोटा बताएंगे हम आपको जो वास्तव में समस्याएं थी, गांधी जी के ऊपर लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, इन सबको चर्चा करेंगे हम। तर्क क्या है इसके, मतलब क्या है आईपीसी धारा, क्यों नहीं हटी अभी तक। अंग्रेजों ने हटा दी, बता दूंगा आपको मैं, अंग्रेजों ने अपने यहाँ से हटा दी, भारत में नहीं हटी। भारत में विचार चल रहा है इसके ऊपर, क्या क्या चल रहा है। राजद्रोह कानून हिमवादियों का कहना है कि 124 राष्ट्र विरोधी है, अलगाववादी आतंकवादी तत्वों को मुकाबला करने के लिए है। अलगाववादी और आतंकवादियों का मुकाबला राष्ट्र को तोड़ने के लिए, संविधान को नीचे दिखाने के लिए। मेन बात यह बता दूंगा आपको मैं, सरकार को नीचे दिखाना नहीं, संविधान को नीचे ना दिखाए, राष्ट्र को नीचे ना दिखाए, राष्ट्र को, अखंड भारत को, या भारत की जो संप्रभुता है उसको छिन्न भिन्न करे, ऐसी कोई भाषा बोलोगे तो राष्ट्रद्रोह में आएगी। भाई किसी सरकार को आईना दिखा रहे हो आप, किसी नेता को आईना दिखा रहे हो, वो राष्ट्रद्रोह कैसे हो जाएगा। बात यह है। तो इसके दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों से बात कराएंगे आपकी। तो राष्ट्रद्रोह कहना है कि राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी, आतंकवादियों मुकाबला करने के लिए होनी चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार हिंसा, अवैध उखाड़ फेंकने प्रयास बचाना चाहती है। कानून द्वारा स्थापित सरकार स्थायी अस्तित्व राज्य के लिए अनिवार्य शर्त है। और सरकारें तो आती आती रहती, सरकारों के लिए क्या है। यदि अदालत की अवमानना करते हैं दंडात्मक रूप से, अवमानना दंडात्मक रूप से करनी चाहिए। ये विभिन्न राज्यों में माओवादी विद्रोह का सामना करने के लिए, निपटने के लिए आवश्यक कानून है। माओवादियों से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी कानून है। विधि आयोग क्या कहता है इसको, विधि आयोग ने क्या कहा है। विधि आयोग ने कहा है 1968 में 39वीं रिपोर्ट में आयोग ने खंड को निरस्त करने पर विचार खारिज कर दिया था। निरस्त नहीं करना है ऐसा बोला था विधि आयोग ने 39वीं रिपोर्ट में। फिर 1971 में 42वीं रिपोर्ट में विधि आयोग चाहता था संविधान, विधायिका, न्यायपालिका को कवर करने के लिए इस खंड का दायरा बढ़ाया जाए, इससे कि इन पर कोई उंगली न उठा सके, विधायिका पे, न्यायपालिका पे और भारत की संप्रभुता पे। 2018 में अगस्त में विधि आयोग ने फिर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया। सिफारिश की गई कि देशद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता 124A पुनर्विचार कर उसे निरस्त करने का है। ये 2018 में कहा है विधि आयोग ने।
18 में। अब देखिए 18 के बाद क्या होता है। देशद्रोह की परिभाषा संकीर्ण की जानी चाहिए, संकीर्ण की जानी चाहिए। भारत की क्षेत्रीय अखंडता, देश संप्रभुता जैसे विषय पर शामिल होने चाहिए, सरकार की आलोचना पर नहीं, देश की संप्रभुता पर। बार बार कह रहा हूं मैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करना राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह नहीं हो सकता, मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी समूह द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया जाए, सरकार को आईना दिखाना राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता कभी भी, ये कहना है। नागरिक समाज राष्ट्रद्रोह कानून मनमाने उपयोग करने पर जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी कहा गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं, इसलिए लगी थी। राष्ट्र विरोधी नारे लगाए इन्होंने, जेएनयू में, आपको पता होगी अच्छी तरह। इन्होंने आरक्षण की मांग की थी, तब लगा था। जैसे बहुत से लोग हैं, इन पर लगा। 559 में से मात्र 10 लोगों को ही अरेस्ट किया गया, माना कि 10 लोगों पर ही देशद्रोह कानून लगना चाहिए। तो सरकार अपने खिलाफ आग न बोले कोई, ये अपनी सरकार की कमियां हैं। 100% कोई भी सरकार सत्य नहीं हो सकती, जनता के हित में काम नहीं कर सकती। 100% वोट ही नहीं मिलते किसी को भी। 100% जनता को संतुष्ट कैसे करेगी? 100% जनता को संतुष्ट सरकार नहीं कर सकती, और न कभी सरकार को किसी को बनने के लिए 100% वोट मिले हैं। 30, 35, 40% तक मिल जाते हैं, ये बता दूं आपको मैं। भाई 70%, 72%, 73% वोटिंग होती है, उसमें से भी 40%, 45%, 40% जीत जाता है व्यक्ति। कई कैंडिडेट लड़ते हैं, तो कहाँ हुआ? 30-35% वोट मिलते हैं टोटल वोटिंग परसेंट के हिसाब से। तो सरकार का विरोध ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते विरोध? भाई आपकी नीतियां किसी को पसंद नहीं है, विरोध करेगा ना। विरोध करना, सरकार को आईना दिखाना राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता कभी भी। देश की अखंडता को, संप्रभुता को, संविधान को नीचे दिखाने की कोई भी प्रयास करता है, उस पर लगना चाहिए, ये सत्यता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, राष्ट्र संविधान हमारा हमेशा रहेगा, अमर है ये। बात चली थी, शुरुआत हुई थी IPC 24A क्यों लागू किया गया? क्योंकि नैनो से बाण सुने थे आपने, नैनो से तीर, नैनो से बाण, बहुत सारे गाने हैं। नैनो से चलाइए कोई बात नहीं है, पर मुंह से न चलाइए आप। अगर मुंह से बाण चलाओगे, A24A आपको मुंह बंद कर देगी, ध्यान रखना। इदारा काम यही था। सरकारें अपने अनुसार ये गढ़ लेती हैं, और कभी कभी पुलिस का भी रोल संदिग्ध हो जाता है कि किस पर लगनी चाहिए, किस पर नहीं लगनी चाहिए, ये कोर्ट निर्धारण करता है। और देखिए 559 में से 10 लोगों को ही मात्र निर्धारित किया गया है कि इन्होंने देशद्रोह का काम किया है। सरकार की समझ में आए ना आए उसे मत सोचिए, जनता को समझाइए, जनता को आईना दिखाइए, ये सरकार कैसी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार अच्छी है। आप इससे अच्छा क्या कर सकते हैं? आप इससे बेहतर विकल्प क्या दे सकते हैं? आप इससे बड़ी लकीर, इनकी लकीर इतनी बड़ी है, आपकी लकीर, आपकी लाइन है, जो आपकी रेखा है, उनसे अच्छी है और बड़ी है। ये सरकार को नहीं, जनता को बताना है आपको। और जितने जनता को बताने में कामयाब हो गए, आप सत्ता में होंगे, वो विपक्ष में होंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।